You want to prosecute them or persecute them? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1929 में शहीद भगत सिंह को डिफेंड करते हुए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में ये रिमार्क्स दिए थे। तो पहला सवाल ये उठता है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भगत सिंह को क्यों डिफेंड किया और क्या क्या रिमार्क्स दिए, क्योंकि उस वक्त जो दूसरे लीडर थे कांग्रेस के, मसलन महात्मा गांधी, वो उन्हें अवॉइड कर रहे थे और उनका मानना था कि ये नौजवान भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, ये सब लोग मिसगाइडेड हैं और इन्होंने वायलेंस का रास्ता चुना है, इसीलिए मैं इनका साथ नहीं दे सकता। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि गांधी जी ने नॉन वायलेंस का रास्ता अपनाया था। मैं भगत सिंह की बहादुरी और कुर्बानी को प्रणाम करता हूं, उनकी देशभक्ति की भावना का भी आदर करता हूं, लेकिन मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, इसीलिए मैं उनकी फांसी के पक्ष में भी नहीं था। और दोस्तों, दूसरा सवाल यह है कि शहीद भगत सिंह ने खुद को सोशलिस्ट क्यों कहा। उन्होंने एक एसोसिएशन भी बना रखी थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो सवाल यह उठता है कि उन्होंने खुद को सोशलिस्ट क्यों कहा, कम्युनिस्ट क्यों नहीं कहा। आखिर क्या फर्क है सोशलिज्म में और कम्युनिज्म में, क्योंकि शहीद भगत सिंह मानने वाले थे कार्ल मार्क्स और लेनिन के। और तीसरा और सबसे अहम सवाल, शहीद भगत सिंह का जन्म फैसलाबाद में हुआ और उन्हें फांसी भी लाहौर की सेंट्रल जेल में दी गई। ये दोनों शहर आज पाकिस्तान में हैं। तो अगर एक एंगल से देखा जाए तो शहीद भगत सिंह पाकिस्तान का असासा है, मगर पूरे पाकिस्तान में उनको सेलिब्रेट करना, उनको ट्रिब्यूट देना तो दूर की बात, शायद आधे से ज़्यादा पाकिस्तानियों को इस बात का पता भी नहीं कि भगत सिंह उनके लीडर हैं और इस सरजमीन ने इस इतने बड़े हीरो को जन्म दिया है। तो आखिर ऐसा क्यों है कि जब पाकिस्तान के बानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उनके लिए, शहीद भगत सिंह के लिए इतनी अफेक्शन रखते थे, तो आज पाकिस्तान क्यों नहीं रखता। आइए इन तमाम सवालों को ज़रा डिटेल से समझते हैं और इनके जवाब ढूंढते हैं। भगत सिंह इतना खूबसूरत लड़का था जी, और ये सबसे बदनामे जमाना दाग है ताजे बरतानिया के माथे पे भी। मैं तो अगर मेरी बात उनका हाई कमीशन सुने तो ये बात पहुंचा दे अपनी हुकूमत तक, रीट्रायल करके उसको बाइज्जत बरी किया जाना चाहिए। उनके मुंह से कभी सुनने को नहीं मिल रहा है कोई भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद भी थे कि जिन्होंने देश के लिए बलि चढ़ाया। आइए सबसे पहले जरा पहले सवाल को देखते हैं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आखिर भगत सिंह को क्यों डिफेंड किया और क्या क्या रिमार्क्स दिए थे। तो उससे पहले हम जरा समझते हैं कि भगत सिंह पर केस क्या था। उस केस को नाम दिया जाता है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, जिसमें शहीद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली पर 2 बम गिराए थे और ये दोनों बम इंटेंशनली एक एम्प्टी स्पेस पर फेंके गए थे और उसका मकसद यही था कि कोई जानी नुकसान ना हो, बल्कि जो एक मूवमेंट चल रही है फ्रीडम की, उसको हाइप मिल सके। और उसके बाद शहीद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों ने भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि खुद ही सरेंडर किया और नारे लगाने लगे, लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन और वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। अब दोस्तों, मसला ये था कि इन्हें कैद करके आम कैदियों के साथ रखा गया। तो यहाँ भगत सिंह और उनके साथियों का एतराज़ ये था कि ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, यानी वो लोग जो फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे हैं, उनको अलग मकाम में एक सेपरेट सिचुएशन में रखा जाना चाहिए। मगर ब्रिटिश सरकार ने इसे नहीं माना और इसके नतीजे में और इसके काउंटर अटैक में फिर शहीद भगत सिंह और उनके साथियों ने हंगर स्ट्राइक शुरू किया। अब दोस्तों, उनके खिलाफ कोर्ट में केस भी चल रहा था, मगर भूख हड़ताल की वजह से अब इन कैदियों की हालत ख़राब हो रही थी और वो अदालत नहीं जा सकते थे। तो उसके लिए फिर अदालत ने CPC यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को अमेंड करते हुए ये ऑर्डर्स जारी किए कि इन कैदियों को अदालत में लाए बगैर ही कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। इस अमेंडमेंट के खिलाफ 12 सितंबर 1929 को जिन्ना साहब ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में ऑब्जेक्शन उठाया। उनका मानना था कि ऐसे सबूत जिनकी क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुई है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है और वो केस तब तक नहीं चल सकता अगर उसे प्रेजेंट करने के लिए एक्यूज्ड को अदालत में नहीं लाया गया। और उनके एग्जैक्ट रिमार्क्स ये थे, आप सबको अच्छी तरह पता है कि ये नौजवान मरने के लिए पुरअज़्म हैं, डिटरमिन हैं और ये कोई मजाक नहीं है। और ऑनरेबल लॉ मेंबर को ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि हर कोई भूख से मरने पर राज़ी नहीं होता। आप खुद थोड़ी देर के लिए ट्राई करके देखें, आप समझ जाएंगे
یہ مس گائیڈڈ نہیں ہیں. جو انسان بھوک ہڑتال پر جاتا ہے اس کی بھی ایک روح، ایک سپرٹ ہوتی ہے، اور یہ سپرٹ ہی اپنے مقصد سے انصاف پر یقین رکھتی ہے. یہ کوئی کرمنل نہیں ہیں، اور ٹیکس پیئر کا پیسہ ان جوانوں کو پھانسی دے کر ضائع نہ کیا جائے جو اپنے ملک کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں. جناح صاحب نے شہید بھگت سنگھ کے لیے بہت زیادہ رسپیکٹ اور افیکشن دکھائی، اور ان کے ان ریمارکس کے بعد ہال تالیوں سے گونجتا رہا، اور تب تک گونجتا رہا جب تک جو پریزیڈنٹ آف دا ہاؤس تھے انہوں نے اسے ایڈجرن نہیں کر دیا. تو یہاں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جناح صاحب شہید بھگت سنگھ کو کتنی رسپیکٹ دیتے تھے. حالانکہ بھگت سنگھ کی عمر 23 سال تھی جب انہیں پھانسی دی گئی. تو اس سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ بھگت سنگھ محض فائٹر یا باغی نہیں تھے، وہ ایک انٹلیکچوئل تھے، اور ان کا وزڈم سمجھنے کی ضرورت ہے جو ہم عام لوگوں تک نہیں پہنچائی جاتی. تو ہمیں ان کے وچار، ان کے تھاٹس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب آئیے دوسرے سوال کو دیکھتے ہیں کہ کارل مارکس خود کو سوشلسٹ ہی کیوں کہتے تھے، کمیونسٹ کیوں نہیں کہتے تھے. دوستو ویسے تو جو کمیونزم اور سوشلزم کا کانسیپٹ ہے وہ کارل مارکس نے دیا تھا. کارل ہینرک مارکس کا تعلق جرمنی سے تھا، اور انہوں نے جرمنی میں اپنی ایک سوشلسٹ پارٹی بھی بنا رکھی تھی. مگر دوستو کمال کی بات یہ ہے کہ کارل مارکس کی کتاب کا نام تو کمیونسٹ مینیفیسٹو ہے، مگر کہیں بھی وہ ان دونوں لفظوں کو ڈفرینشیٹ کرتے نہیں نظر آتے. کہیں پر وہ لفظ کمیونزم یوز کرتے ہیں اور کہیں پر وہ لفظ سوشلزم یوز کرتے ہیں. مگر دوستو اس کے بعد لینن جو رشیا کے لیڈر تھے انہوں نے اس کو ڈفرینشیٹ کیا. انہوں نے حوالہ دیا کارل مارکس کے ایک لیٹر کا جو انہوں نے لکھا تھا سوشلسٹ پارٹی آف جرمنی کو 1875 میں. اس لیٹر کو نام دیا جاتا ہے A Critique of the Gotha Program. اس لیٹر میں کارل مارکس نے واضح کیا تھا کہ ایک دم سے کمیونزم لانا امپاسبل ہے. صاف ظاہر ہے پورے معاشرے میں آپ ایک ہی وقت میں سب کی سیلریز برابر نہیں کر سکتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک سائنٹسٹ، ایک ڈاکٹر اور ایک لیبر کو جو ان پڑھ ہے، کچھ نہیں جانتا، ان سب کی سیلری ایک برابر کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس حوالے سے کارل مارکس نے بہت ہی واضح لفظوں میں اس لیٹر میں کہا کہ پہلے ہم لوور کمیونزم کی طرف جائیں گے، اور بعد میں جب نالج ایکولی پھیل جائے گا معاشرے میں تو اس وقت جو کمیونزم ہوگا اسے ہم ہائر کمیونزم کہیں گے. جو رشیا کے لیڈر لینن تھے انہوں نے اس لوور کمیونزم کو نام دیا سوشلزم کا، اور اس ہائر کمیونزم کو نام دیا گیا کمیونزم کا. اور لینن کی وجہ سے ہی پھر رشیا میں ریولوشن آیا جسے بولشیوک ریولوشن کہا جاتا ہے. اب رشیا کے اس ریولوشن سے جو شہید بھگت سنگھ ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے. ان کا ماننا تھا کہ اگر رشیا میں ایسا ہو سکتا ہے تو انڈیا میں بھی ہو سکتا ہے. جیل جانے سے پہلے شہید بھگت سنگھ نے قریباً 250 کتابیں پڑھ رکھی تھیں، اور سورسز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جیل میں رہتے ہوئے بھی انہوں نے 300 سے زیادہ کتابیں پڑھی. اور وہ ایک انٹلیکچوئل تھے، اور انہوں نے بہت سارے میگزینز میں اپنے آرٹیکلز بھی لکھے. ان کی ایک بڑی مشہور کتاب بھی ہے Why Am an Atheist. دوستو بھگت سنگھ اس پورے سسٹم کے خلاف تھے. ان کا ماننا تھا کہ اگر سسٹم یہی رہے گا تو ایک عام آدمی کے لیے فرق نہیں پڑتا کہ اوپر انگریز بیٹھے ہیں یا عام نئے لوگ بیٹھے ہیں، کیونکہ سسٹم تو وہی ہے، اور اس سسٹم میں جو عام آدمی ہے، جو غریب ہے، اس کو کچلا جاتا ہے. اور یہی ہوتا آیا ہے ایک کیپٹلسٹ سوسائٹی میں. اب چونکہ انڈیا کی پاپولیشن بھی بہت زیادہ تھی اور وسائل بہت کم تھے، اسی لیے شہید بھگت سنگھ کا یہ ماننا تھا کہ فی الحال ہمیں لوور کمیونزم کی ضرورت ہے، ہمیں سوشلزم کی ضرورت ہے، کیونکہ ابھی سب کا نالج بیلنس نہیں ہوا. ایسا نہیں ہے کہ تمام لوگ ایکول لیول پر کھڑے ہیں اپنے انٹلیکٹ کے حوالے سے. تو اسی لیے وہ پہلے سوشلزم لانا چاہتے تھے، یعنی اگر کارل مارکس کے لفظوں میں کہیں تو لوور کمیونزم لانا چاہتے تھے. انہوں نے وشو پریم کے نام سے بھی بہت سارے آرٹیکل لکھے ہیں. وشو کا مطلب ہے ورڈ، ہول ورڈ، اور پریم کا مطلب پیار ہوتا ہے. تو ان کا ماننا تھا کہ جو فرانس، جرمنی اور ان تمام ملکوں کے درمیان جنگیں چل رہی ہیں آخر ایک دن ختم ہو جائیں، اور اسی لیے وہ جو ایک مشہور ہندی شلوک ہے وسودیو کٹمبکم، اس کے ماننے والے تھے. دوستو اس تھاٹ پروسیس کو کہا جاتا ہے انٹرنیشنلزم، یعنی ہول ورلڈ از اے فیملی. اس کنسیپٹ کو ماننا یقیناً ایک کسی انٹلیکچوئل کی بات ہو سکتی ہے. اب دوستو تیسرے سوال کو دیکھتے ہیں جو بہت زیادہ دلچسپ بھی ہے اور مضحکہ خیز بھی، کہ آخر پاکستان میں اتنے بڑے ہیرو کو کیوں اگنور کیا جاتا ہے. دوستو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. یا آپ نے ایک اور کہاوت سنی ہوگی، وارے اونٹ تیری کون سی کل سی دی.
यानी हमारा कोई भी पहलू ठीक नहीं है। हम तुर्की के अतुल गाजी को या कार्लोस उस्मान को तो हीरो मान सकते हैं, मगर अपने भगत सिंह को नहीं। हम शहाबुद्दीन गौरी के बारे में तो जानते हैं, मगर राजा पोरस के बारे में नहीं। दोस्तों, जब ब्रिटिश सरकार ने इस खित्ते को अपना गुलाम बनाया तो वो अपनी वैल्यूज, अपना आर्किटेक्चर, अपना स्टाइल यहाँ छोड़कर गए। अब बाकी मुल्कों ने तो इस कॉलोनियल माइंडसेट से थोड़ी सी जो फ्रीडम है वो हासिल कर ली, मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान नहीं कर पाया। यानी हम सोचते भी ब्रिटिश लोगों की तरह है, हालांकि काम उनकी तरह नहीं करते। मिसाल के तौर पर जो लॉ सिस्टम है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ब्रिटिश का, मगर हमारे यहाँ नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ जो ऊपर वाला तबका है वो खुद को आज भी ब्रिटिश सरकार का हामी ही समझता है, या उसी तरह से सुप्रीम लीडर होकर जो परफॉर्म किया जाता है और जो पब्लिक है उसे कीड़े मकोड़े समझा जाता है। तो जब जाहिर है जिसकी बुनियाद ही झूठ से रखी गई हो, तो फिर उसमें कैसे एक सच्चे इंसान को ऊपर लाया जाएगा। और दूसरा और सबसे अहम पॉइंट है ऑब्सेशन विद रिलीजन। हम इस्लाम के साथ इतना ऑब्सेस्ड हैं कि हमें किसी भी नॉन मुस्लिम हीरो को हम हीरो मानने के लिए ही तैयार नहीं। हालांकि दोस्तों, जो इंसान इस धरती में जन्म लेता है वो और कोई बड़ा काम करता है दुनिया में, तो उसे अपनाया जाता है, एप्रिशिएट किया जाता है। मगर हमारा मुआशरा ऐसा पोस्चुमस मुआशरा है कि यहाँ अव्वल तो हीरो माना ही नहीं जाता, जब वो मर जाए तो हाँ उसके लिए कुछ अच्छे रिमार्क्स आ जाते हैं, मगर जीते जी वो अपनी कदर व मंजिलत नहीं हासिल कर पाता। और जहाँ तक बात है भगत सिंह की, तो हमें पढ़े लिखे लोगों से वैसे ही नफरत है। यानी अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा है, अपनी अच्छी सोच लेकर इस मुआशरे में आना चाहता है, तो पाकिस्तानी मुआशरे की मिसाल ऐसी है कि ये उसकी टांगें खींचेंगे, ये उसे आगे नहीं आने देंगे। हालांकि ये बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान में कोई भी स्टार्टअप कामयाब नहीं होता। बहुत कम मिसालें ऐसी हैं जहां कोई इंसान उभर कर ऊपर आया हो। बस पाकिस्तान में ऐसा ही होता है, ऐसा ही सिस्टम है कि जो अमीर है वो अमीर है, जो गरीब है वो गरीब है, जो अनपढ़ है उसकी सातों पुश्तें अनपढ़ ही रहती हैं, और जो पढ़े लिखे हैं उनकी सातों पुश्तें पढ़ी लिखी रहती हैं। और पढ़ाई का जो स्टैंडर्ड है वो भी बहुत लो है। हमें इस ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है जहां हीरोज़ को रिकॉग्नाइज किया जा सके, क्योंकि जब तक हम हीरोज़ को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। इस तरह का मुनाफकत से भरा मुआशरा कभी नहीं चल सकता। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप कमेंट में बताइएगा कि आखिर ऐसा क्यों है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में हीरोज़ को क्यों रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।